हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये बेसिस का कंसेप्ट किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। तो फिर इन पर्टिकुलर हम जो ये R2R स्पेस है, टू डायमेंशनल प्लेन की स्पेस, उसके स्टैंडर्ड बेसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लो, आपके सिलेबस में बेसिकली जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो R2, R3 और रियल नंबर की स्पेस, इनके लिए उन्होंने लिखा है। लेकिन एनीवे बेसिस पढ़ना है तो हमें पहले बेसिस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी फॉर एनी वेक्टर स्पेस। ठीक है, फिर हम लास्ट में इन पर्टिकुलर R2R और R3R की बात करेंगे। तो मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिस की अंडरस्टैंडिंग के पहले आपको कुछ और 3-4 कांसेप्ट याद रखने हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया था, एक इंडिपेंडेंस का हो गया, डिपेंडेंस का, लीनियर कॉम्बिनेशन का, ठीक है? और लीनियर कॉम्बिनेशन के बेस पे लीनियर स्पैन होता है। इन सब की डेफिनिशंस आप फिर से एक बार रिव्यू कर लेना। तो ये सब अगर आपको पता है और जैसे हमने ये वेक्टर स्पेस वगैरह, तो उसके बेस पे हम ये डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो ये है हमारे पास, जैसे लेट V ओवर द फील्ड F, ठीक है? ये वो नोटेशन है, बी अ वेक्टर स्पेस, लेट B बी अ सबसेट ऑफ V। So then this subset B is said to be a basis of V यानी कि वेक्टर स्पेस if the following conditions are satisfied। तो कोई भी वेक्टर स्पेस V है, उसका एक सबसेट लेना है B, अगर वो ये फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो तब हम उसको बेसिस कहते हैं। तो पहली कंडीशन है कि B लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो जैसे कि आपने देखा ही था कि ये जो B है, कोई भी सबसेट V का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होता है अगर उसके अंदर कुछ एलिम अब हमने डेफिनेशन जैसे वहाँ पे मैंने आपको कुछ n एलिमेंट्स के लिए बताया था, तो उसी तरह कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा इफ वी टेक एनी फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम B, तो देन दैट फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर जब भी हम B से कुछ फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स निकालें, चेक करें तो वो इंडिपेंडेंट निकले, उस केस में हम सेट B को भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बोलते हैं। ठीक है? वहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिए थे कि V1, V2, Vn, ये इंडिपेंडेंट कब होते हैं, हमने डेफिनेशन इसकी दी थी। बट बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन वी कैन आल्सो डिफाइन लीनियर इंडिपेंडेंस फॉर a set if any finite subset या if any finitely many number of elements from a set are linearly independent, then the set B is also said to be linearly independent। तो एक तो बेसिस की डेफिनेशन में हमें ये कंडीशन चाहिए, B मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जैसे कि हमने देखा था, इंडिपेंडेंट उस सेट को बोला जाता है जिसके किसी भी फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन में समेशन अल्फा I V I, ये सम 0 वेक्टर बनाने के लिए वी नीड टू चूज ईच ऑफ दिस वेक्टर एज द ईच ऑफ दिस स्केलर एज द 0 स्केलर। अगर इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव ना हो तो देन दिस सेट इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और उसके बाद एक है आपके पास सेकंड कंडीशन की, लीनियर स्पैन ऑफ बी मस्ट बी वी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी नोटेशन थी लीनियर स्पैन की। तो एल ऑफ बी इज इक्वल टू वी, इसका क्या मतलब, आपने लीनियर स्पैन की डेफिनेशन भी देखी थी कि लीनियर स्पैन ऑफ बी रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि वो कुछ इस तरह का सेट, उसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, इस तरह के अल्फा आई वी आई, आई फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, इस तरह के उसके एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब जो ये खुद है वो सेट होगा। तो हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा, इसका कोई एक एलिमेंट इस फॉर्म में दे दिया, और हमने कंडीशंस बहुत ब्रॉड रखी हैं। मतलब ये नहीं बोला कि स्पेशल यही लेना है, बस ये कंडीशन है कि अल्फा इज स्केलर होना चाहिए, व्हाटएवर द फील्ड में भी उसका एलिमेंट होना चाहिए, एंड वी आई नेसेसरली आपका बी से ही लेने हैं। और ये आपको याद रखना है कि जो n है वो आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मतलब हमने ये नहीं बोला कि 10 ही एलिमेंट्स का सम लेना है, 15 का ही लेना है। जितने भी बी में अवेलेबल हैं उनमें से कुछ चुन सकते हो, या लेकिन एट ए टाइम आपको फाइनाइटली मैनी चुनने हैं। हमने n पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। n 20 भी हो सकता है, 1000 भी, 1 मिलियन भी हो सकता है। ठीक है, जितने भी, लेकिन अलग-अलग चुन के इस तरह जो सेट बनेगा, ये कर्ली ब्रैकेट यही रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस इज merely एन एलिमेंट ऑफ द सेट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फा i, यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, चूजिंग डिफरेंट vi's फ्रॉम b, तो वी कैन क्रिएट अ वेरी लार्ज सेट व्हिच इज दिस लीनियर स्पैन ऑफ b। तो आप ये मत समझना कि अगर b में 2-4 एलिमेंट्स हैं तो ये सेट बड़ा छोटा हो, क्योंकि नॉर्मली फील्ड इनफाइनाइट होते हैं, और हम ये कॉम्बिनेशन भी कैसे लेंगे वो भी हमारे, ठीक है, दैट इज आवर चॉइस। सो नॉर्मली अगर बहुत छोटा सेट भी है बी, इवन देन लीनियर स्पैन ऑफ बी इज अ वेरी लार्ज सेट। मोस्ट ऑफ टाइम जो हम एग्जांपल्स एनकाउंटर करेंगे उसमें नॉर्मली ये इनफाइनाइट ही बन जाएगा। तो अब आपको इस अगले एग्जांपल से ही पता चल जाएगा कि कैसे ये दो एलिमेंट्स ही आपको पूरा R2 बना के दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक बार डेफिनेशन फिर से देख लो। V एक वेक्टर स्पेस है, V उसका सबसेट है। अगर V लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये सम 0 तभी बने इफ ईच ऑफ दिस स्केलर इज 0। और सेकंड कंडीशन की, B के लीनियर स्पैन से पूरा V बन जाए। इक्विवेलेंटली बोले तो इफ द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B
forms a whole vector space V, then these two conditions are satisfied and consequently B is said to be a basis of V. ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ये स्पेस है आपके पास R2R। अब ये कौन सी वेक्टर स्पेस है, हमने इसका किए भी थी एक लेक्चर। R2R वो वेक्टर स्पेस है जिसमें जो हम नॉर्मली ज्योमेट्रिकली बोले तो 2 डायमेंशनल प्लेन है ये। R2R में आपका कुछ ऐसा एलिमेंट्स होते हैं जो हम 2 डायमेंशनल प्लेन में देखते हैं। कोई भी आप पॉइंट ले लो यहाँ पे तो कुछ ऑर्डर पेयर AB की फॉर्म में होगा। तो हमने बोला तो और कोई दूसरा ले लेंगे वो CD की फॉर्म में होगा। वेयर ऑल दिस A, B, C, D ऑल दिस 4 आर रियल नंबर्स और ये R2 का एलिमेंट है और ये भी R2 का एलिमेंट है। तो हमने देखा था कि हम इनको आपस में भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो एक नया ऑर्डर पेयर मिलता है A + C, B + D। तो यानी कि इस और ये ऑपरेशन को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन फॉर दिस स्पेस। R2 स्पेस के लिए ऑपरेशन वेक्टर और ना सिर्फ इतना, मैं किसी अल्फा को भी AB से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और रिजल्टेंट जो मेरे पास एलिमेंट मिलेगा वो R2 में ही मिलेगा और वो इस चीज के बराबर होगा। ठीक है? क्योंकि A, B और अल्फा तीनों रियल नंबर है तो दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर एंड ये जो पूरी ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है ये है इज बिलोंग्स टू R2। ठीक है? सो दिस ऑपरेशन इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इन दोनों ऑपरेशंस के तहत डिफाइन कर सकते हैं कि हमने देखा R2 इज अ वेक्टर स्पेस। अब हम चेक करेंगे कि अब आप ये सेट कंसीडर करो R2 और ये ब्रैकेट में जो R लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द फील्ड फॉर दिस वेक्टर स्पेस। यानी कि जो अल्फा जैसे मैंने यहाँ पे लिया है या जो भी हम स्केलर लेंगे दैट शुड बी फ्रॉम दिस सेट। नाउ कंसीडर दिस सेट V व्हिच हैज टू एलिमेंट्स। एक है ऑर्डर पेयर 1 0 कॉमा अगला है ऑर्डर पेयर 0 3। ये एक ही एलिमेंट है पूरा 1 0। ये यहाँ पे होगा। ठीक है? इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 और दूसरा 0 3 वो कुछ यहाँ पे होगा। y एक्सिस में थोड़ा वो y एक्सिस में इट वुड बी समवेयर हियर 0 कॉमा। तो एनीवे ये दो एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है क्योंकि ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर हैं और दोनों कंपोनेंट्स फर्दर इनके जो है वो रियल नंबर है। तो इट इज ए सबसेट ऑफ R2। ये तो दिख रहा है ना क्योंकि दोनों एलिमेंट्स R2 के ही हैं। फर्स्ट वाला भी है सेकंड वाला भी। तो R2 का सबसेट है तो इट कैन बी ए बेसिस। पहली बात तो ये होनी चाहिए ना उसी सेट का सबसेट होना चाहिए। तो ये तो क्लियर है। B इज ए सबसेट ऑफ R2। अब देखना है कि इज बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो बेसिस हो सकता है अदरवाइज। और ये दो कंडीशनें चाहिए लीनियर स्पैन ऑफ बी भी चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं इज बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। बी में दो ही तो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मतलब अगर तो इनफाइनाइट सेट होता या बहुत बड़ा सेट होता तो हम एट ए टाइम छोड़ लेते हैं। यहाँ पे दो ही तो एलिमेंट्स। तो इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए दो एलिमेंट्स के ऐसे सेट को हमें सिंपली चेक करना है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनाने के लिए शुड वी हैव टू नेसेसरली टेक ऑल द स्केलर्स एज जीरो। अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट है नहीं तो नहीं। फिर से देख लो इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करेंगे अल्फा 1 या एंड अल्फा 2 बिलोंग टू फील्ड R। इस केस में फील्ड के हाँ ये कोई दो रियल नंबर लेने हैं। अभी हमने कंडीशन नहीं बताई कि ये जीरो लेने हैं या नॉन जीरो। वो हमें खुद सोचना है, ये खुद निकालना है। क्या ये नेसेसरली जीरो ही होंगे? लेट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स इक्विवेलेंट बोले तो these be two scalars such that अल्फा 1 इंटू पहला वेक्टर आपका कौन सा है 1 0 प्लस अल्फा 2 इंटू दूसरे वाला था 0 3। ये आपका है किसके बराबर? मान लो ये चीज इज इक्वल टू 0 ऑफ तो ये चीज इसी वेक्टर स्पेस की 0 के बराबर है यानी कि R2 की 0 क्या होती है वेक्टर स्पेस की 0 0। तो हमें चेक करना है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 हम क्या ले सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन गिवन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन दिस स्पेस पहला वाला ये जो स्केलर है जब इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अल्फा 1 कामा 0 और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0 कामा 3 अल्फा 2 विच इज इक्वल टू 0 कामा 0। और बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर दिस स्पेस ये एलएचएस बन जाएगा अल्फा 1 कामा 3 अल्फा 2। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे अल्फा 1 एंड 0 और यहाँ 0 और 3 अल्फा 2। अल्फा 1 0 के साथ ऐड होगा और ये वाला 0 3 अल्फा 2 के साथ और दिस इज इक्वल टू 0 0। और हमने देखा कि एलिमेंट्स की इक्वालिटी कैसे होती है R2 में करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को देखा जाता है। तो दिस गिव्स अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 and 3 alpha 2 is equal to 0।
तो अल्फा 1 तो 0 यहीं से मिल गया और यहाँ पे भी उतना ऑब्वियस नहीं है, लेकिन 3 अल्फा 2 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अल्फा 2 भी 0 है। तो हमने देख लिया कि whenever any linear combination of these two vectors 1 0 and 0 3 is 0 0 that is the zero vector of space R2, तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन में we necessarily have to take both these scalars as 0। ठीक है, इम्प्लाइज करके आया ना, इम्प्लाइज करके आया मतलब ये चीज जब भी ट्रू होगी तो दिस मस्ट बी ट्रू, अल्फा 1 इज 0 एंड अल्फा 2 इज 0। तो इसका इसी की यही डेफिनेशन है लीनियर इंडिपेंडेंस की। आप देख रहे हैं दैट इम्प्लाइज जो ये सेट हमने लिया था 1 0 और 0 3, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी एक जो टेस्ट करनी है वो ये चेक करनी है कि वेदर लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू द होल स्पेस R2, क्या पूरी की पूरी R2 बच जाती है लीनियर स्पैन ऑफ बी से, ये टेस्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज तो ऑब्वियस है, जैसे आप देख सकते हो कि लीनियर स्पैन ऑफ बी में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी, इसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। आई फ्रॉम 1 टू, वहां तो हमने n लिखा था इन डेफिनेशन, बट इस केस में मैक्सिमम एलिमेंट्स आप बी से कितने ले सकते हो, दो, बी के दो ही तो एलिमेंट्स। आई फ्रॉम 1 टू 2 बोल दो और अल्फा आई वी आई सच दैट अल्फा आई कैन बी एनी स्केलर, जो कि इस केस में आ रहा है, और ये v1 और v2 आपको पता ही है क्या है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, अब उस डेफिनेशन में हम i फ्रॉम 1 टू 1 भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आप ये बहुत समझ सकते हो कि हम अल्फा 2 0 ले रहे हैं। अल्फा 2 0 ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वो वाला केस भी कंसीडर कर लेगा, i फ्रॉम 1 टू 1। ठीक है, हम रूल आउट नहीं कर रहे कि i फ्रॉम 1 टू 2 ही लेना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ये वाला सम लें अल्फा 1 v1, हमने v2 को गिनना ही नहीं, तो यू कैन टेक अल्फा 2 एज़ 0, तो रहेगा इसी सेट। तो आप देख सकते हो, तो इस तरह के जितने भी सम होंगे या ऐसा कुछ आप यहाँ डायरेक्टली बना दो कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इसी तरह के एलिमेंट्स होते हैं लीनियर स्पैन ऑफ बी में, वेयर v1 आपके पास ये है और v2 आपके पास ये है। तो जो भी एलिमेंट होगा लीनियर स्पैन ऑफ बी में होगा इसी फॉर्म का। अब ये बदल-बदल के हमारे पास अलग-अलग आएंगे। लेकिन इन एनी केस दिस वुड बी एन एलिमेंट ऑफ R2। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ इसकी बात करें अल्फा 1 v1 की, तो ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो आपकी m1 प्रॉपर्टी थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर वाली प्रॉपर्टी, उसके तहत दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इन R2, जो क्योंकि R2 आपकी एक वेक्टर स्पेस है ना। एंड सिमिलरली अल्फा 2 इज अ स्केलर, v2 इज एन एलिमेंट ऑफ R2, so by property m1 this expression alpha 2 v2 must be in R2। अब देखो ये भी R2 का एलिमेंट और ये भी R2 का एलिमेंट, तो बीच में प्लस का साइन लगा है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी A1 प्रॉपर्टी के तहत ये जो पूरी एक्सप्रेशन है प्लस करके जो आ रही है, दिस मस्ट बी इन R2। तो इधर से हम क्या रिड्यूस कर रहे हैं, इधर से हमें ये पता चला कि ईच एलिमेंट ऑफ एलबी का एलिमेंट होगा तो इसी फॉर्म में, लीनियर स्पैन के एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं वो बी के एलिमेंट्स के। तो वो जैसे मर्जी हम स्केलर चुन लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये रहेगा एलिमेंट R2 का। ऐसा नहीं है कि ये कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में चला जाएगा या R में आ जाएगा या कुछ और सेट का एलिमेंट बनेगा, नहीं। रहेगा ये R2 में। तो अगर हमने ये चीज़ साबित करनी है L ऑफ B इज़ इक्वल टू R2, तो ये चीज़ तो आपकी बिल्कुल ही ऑब्वियस है। LB इज़ अ सबसेट ऑफ R2। इट इज़ ट्रिवियली ट्रू। तो हमने यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर भी दिया। अब जो चीज़ उतनी ऑब्वियस नहीं है या व्हिच नीड्स एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है? या लॉजिक वो ये है कि इज़ R2 ए सबसेट ऑफ L ऑफ B? वो देखने में भी थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि R2 तो एक बहुत बड़ी स्पेस है। इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। तो क्या ऐसा होगा कि R2 का हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो वो B में 2 ही तो एलिमेंट्स थे, एक 1 0 और 0 3, इन दोनों के किसी सम से बन जाता है। हाँ, बेसिकली हम देखेंगे कि वो भी हो जाता है। क्यों? हम जब भी किसी सेट को दूसरे का सबसेट बताना होता है, तो वी चूज़ ए रैंडम एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। इसमें हम कोई रैंडम बोलो या आर्बिट्रेरी एलिमेंट बोलो, तो हम वो ले लेते हैं। लेट, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, A भी दे देते हैं चलो। लेट AB बी एन एलिमेंट ऑफ R2। हम बताएँगे कि ये जो AB है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 0 और 0 3 के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। ठीक है? लेट AB बी नॉट टू, देन हम लिखते हैं। अब देखो AB को आप खुद ही अपने लॉजिक से लगाओ कि AB को हम इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की मदद से कैसे बना सकते हैं। देखो जो A वाला एलिमेंट है वो 0 3 से तो जो मर्ज़ी मल्टीप्लाई करो बनेगा नहीं। क्योंकि उसके साथ जब भी अल्फा या बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट तो 0 ही रहना है। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो कुछ भी है वो इसी एलिमेंट से बने, 1 0 से। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे A आएगा? तो वो आपके पास एक ही अल्टरनेटिव है कि हम यहाँ पे A मल्टीप्लाई कर दें 1 0 से, ठीक है? तो आपका यहाँ पे आ जाएगा A, और सेकंड कंपोनेंट यानी कि B में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या देगी? ये चीज़ आपकी अगर मैं रफ में लिखूँ तो ये A, 0 ही देगी।
तो 0 का तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम इस b को जो भी जैसे भी क्रिएट करना है, वी नीड टू क्रिएट इट फ्रॉम दिस एलिमेंट 0 3। अब मैं अगर यहाँ पे कर दूं कि प्लस b इंटू 0 3, तो फिर तो मेरे पास यहाँ 3 भी आ जाएगा ना, जबकि मैं इक्वल टू का साइन है, मैं यहाँ b चाहता हूँ। तो इसलिए मैं b से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं b अपॉन 3 से कर दूंगा। अब देखो, a और a b R2 का है, इसका मतलब बस एक ही चीज हम बोल सकते हैं कि a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स। तो किसी रियल नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे, तो ये जो चीज़ आएगी, ये भी तो एक स्केलर ही आएगी ना। अब ये भी एक रियल नंबर ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि इसमें आयोटा अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा या ये किसी और सेट का एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ए बी, ये जो ऑर्डर पेयर ए बी था R2 में था, इसका मतलब वहीं से आप बोल सकते हो कि ए एंड बी आर रियल नंबर। एंड सिंस ए एंड बी आर रियल नंबर्स, सो बी अपॉन 3 इज आल्सो ए रियल। किसी भी रियल नंबर को 3 से डिवाइड करो, तो अगर वो इंटीजर है तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रहेगा वो रियल नंबर ही। रियल नंबर के सेट से बाहर नहीं जा सकता। इन इफेक्ट आप कर क्या रहे हो? b को एक और रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 3 से डिवाइड करने का ये मतलब है। तो व्हेनेवर टू रियल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, तो द रिजल्ट स्टिल रिमेन्स इन R। सो b by 3 इज a रियल नंबर, a इज a रियल नंबर, यानी कि a and b upon 3 आर सम स्केलर्स, और ये 1 0 एंड 0 3 आर द टू वेक्टर्स इन b। तो ये जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, ये चीज प्लस ये चीज, इट इज नथिंग बट एन एलिमेंट, या बोले तो दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, और consequently it is just an element of a linear span of b। ठीक है, ये जो हम ये चीज आ गई, ये क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 0 और 0 3 का, और लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो एलिमेंट होते हैं स्पैन के। सो दिस थिंग इज ए एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ b। अब सिंस ए बी वाज चूजन आर्बिट्ररली, R2 का कोई रैंडम एलिमेंट हमने चुना था, वो 3 भी हो सकता है, 10 -2 भी हो सकता है, तो लेकिन और हर केस में हमारे पास वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसके इसके मतलब हम ये प्रूव कर दिया दैट implies R2 is a subset of L of। ठीक है, तो एक इनवर्स इक्वालिटी तो हमने पहले ही देख लिया था, बिल्कुल ऑब्वियस, L of B is subset of R2। तो इधर से ये पता चला कि L of B is equal to R2। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं therefore B is equal to 1 0, 0 3 is a basis of R2 over the field of real numbers। ठीक है, ये हम इधर से बोल सकते हैं। उसके बाद एक आपका जो नेक्स्ट आता है वो ये है स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2। हम R2 का स्टैंडर्ड बेसिस लिख देते हैं। अब स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? ऐसे तो बहुत सारे बेसिस बनते हैं। मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप खुद भी इसको वेरीफाई करना, बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके पास जैसे मैंने भी आपको ये बताया, ये थोड़ा इससे आसान था, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा मुश्किल होगा अगर मैं B1 ये ले लूँ। B1 अगर आप ये ले लो 1, 2 और 3, 5, आप चेक करना, दिस इज आल्सो ए बेसिस। दिस इज ए बेसिस ऑफ R2R। लेकिन इसको चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस तो फिर प्रूव हो जाती है जब स्पैन शो करना है कि इस इन दोनों की मदद से कोई भी आप एलिमेंट ए बी बना सकते हो, तो उसमें फिर वो इक्वेशंस बनती हैं, 2 इक्वेशंस बनती हैं, हमको सॉल्व करना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन एनीवे ये भी एक बेसिस है। और आप अगर कोई और, मैं एक और सेट दे देता हूँ आपको, जैसे 1 0, 1, 1, तो ये भी एक बेसिस है। ये भी एक बेसिस है R2 का। इसमें इसके मुकाबले B1 के मुकाबले थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल जो हमने एग्जांपल किया उससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। स्टिल दिस इज आल्सो बेसिस ऑफ R2R। अब एक बेसिस होता है वो बिल्कुल आसान होता है, जो हमने एग्जांपल की उससे भी आसान है, और उसी को स्टैंडर्ड बेसिस बोला जाता है। ऐसा क्यों? आप देख के पता चलेगा। आप ये देख लो, स्पेस अभी भी हमारे पास वही है। हम B ले लें अगर ये सेट, या B3 बोल दो, चलो चलो B रखते हैं क्योंकि हमें आगे भी B हम ले लेते हैं दिस 1, 0, 0, 1। ये बहुत ही एलिमेंट्री एलिमेंट्स मतलब इसके R2 के हैं। अगर हम स्पेस बनाएँ तो यहाँ पे होगा 1 0 और यहाँ पे होगा 0 1। इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0, ये वाला पॉइंट है जो, और इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1। तो आप देखो, ये इन दोनों एलिमेंट्स की मदद से, प्रोवाइडेड हम वेक्टर एडिशन के लॉज़ लगाएँ और स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपली बाय यूजिंग दीज़ 2 एलिमेंट्स वी कैन
रीच एनी एलिमेंट ऑफ R2। और इनफैक्ट आपने थोड़ा बहुत ये कांसेप्ट पहले भी यूज़ किया। जैसे आप वेक्टर्स में देखते थे, कोई भी वेक्टर होता है उसको हम आई कैप और जे कैप की मदद से बना सकते हैं, अगर प्लेन में कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। जैसे 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप, तो मतलब वो यही था, आप कॉम्बिनेशन ही बना रहे थे इनके, आई कैप, ये आई कैप होता था, ये जे कैप होता था। तो बस, लेकिन हम वहाँ इतना डिटेल्स में नहीं जाते थे, तो वो भी कहने का ये मतलब होता, क्योंकि कोई भी वेक्टर इनसे बन जाता था ना, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप करके बन जाता था, जो भी आप प्लेन में प्लेनर वेक्टर कोई भी बनाओ। तो वो यही कांसेप्ट यूज़ होता था कि दीज़ आई कैप कॉमा जे कैप ये वेक्टर स्पेस बनाता है, बेसिस बनाता है वेक्टर स्पेस R2R का। और इनफैक्ट अगर मैं बीईसी को ले लूँ, तो यही स्टैंडर्ड बेसिस है। ये जो आई कैप और जे कैप आप वहाँ बोलते थे, उन्हीं को इन्होंने यहाँ ये लिखा होता है 1 0 कॉमा 0 1। अब टर्मिनोलॉजी बदल गई है बस। आपको बस एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए गए हैं ये सब। तो इसको भी हम, ये आपका सिलेबस में भी है कि इसका स्टैंडर्ड बेसिस निकालना। तो अगर R2 का आपने स्टैंडर्ड बेसिस निकालना है, तो हमें ये सेट देख लिया 1 0 कॉमा 0 1 है, तो ऑर्डर्ड पेयर है एंड बोथ 1 एंड 0 आर रियल नंबर्स। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ R2, इसमें तो कोई डाउट नहीं। उसके अलावा क्या आपको देखना है कि इज सेकंड टॉप क्या टेस्ट करनी पड़ती है कि क्या, चलो लीनियर स्पैन का बाद में देख लेते हैं। पहले इज बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है? हाँ, चेक कर लेते हैं। लेट अल्फा कामा बीटा बी टू स्केलर्स, इस केस में एफ की बजाय आप आर लोगे, क्योंकि हम फील्ड तो आर का ही ले रहे हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट अल्फा इंटू 1 0 प्लस बीटा इंटू 0 1 इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर 0 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि अल्फा कामा 0 प्लस 0 कामा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0 0। तो जब आप ऐड करोगे तो ये अल्फा कामा बीटा बन जाएगा। अल्फा प्लस 0 अल्फा, 0 प्लस बीटा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0 0। तो वहां से आपको अल्फा भी 0 मिलेगा एंड बीटा भी 0 मिलेगा। तो यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0 तभी बन रहा है व्हेन वी चूज बोथ द स्केलर्स एज 0। उसके अलावा कोई ऑप्शन आप ये नहीं कर सकते, इसको मैं 5 से कर दूं, इसको -5 से करूं, उससे ये 5 कामा -5 आएगा, 0 0 नहीं बनेगा। तो 0 0 बनाने के लिए वी हैव टू टेक बोथ द स्केलर्स एज 0, नेसेसरली टेक बोथ द स्केलर्स। सो इसका मतलब कि इधर से ये प्रूव हो गया, दैट इंप्लाइज बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये टेस्ट करनी पड़ती है कि इज लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल टू R2। तो आपने ये, तो जैसे हमने पिछले में भी देखा था कि ये इसका सबसेट तो रहेगा ही रहेगा, यूजिंग सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड और वेक्टर एडिशन में। तो लीनियर स्पैन तो कभी भी बड़ी वेक्टर स्पेस का सुपरसेट नहीं बन सकता, उससे तो छोटा ही रहता है, उसका सबसेट ही रहता है। टेस्ट ये करना पड़ता है कि इज R2 सबसेट ऑफ L ऑफ P। देखो, कोई भी दो सेट बराबर कब शो होते हैं? जब ये इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट। लीनियर स्पैन इसका सबसेट है, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि लीनियर स्पैन में एलिमेंट्स कैसे होंगे? अल्फा इंटू 1 0 प्लस बीटा इंटू 0 1 फॉर सम स्केलर्स अल्फा बीटा। अब ये जो कुछ भी है, ये भी R2 के अंदर ही रहेगा, ये भी R2 के अंदर रहेगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी M1, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर वाली प्रॉपर्टी। और फिर बीच में प्लस लगा, तो अगेन दो R2 के एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन की पहली प्रॉपर्टी A1 प्रॉपर्टी के तहत दिस होल एक्सप्रेशन वुड बी इन R2। तो यानी इसका हर एक एलिमेंट इसमें तो रहता ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। क्या R2 का हर एक एलिमेंट इसमें है? अगर वो भी हो गया, तो A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A implies this is equal to R2। तो वही होगा तो बेसिस बन जाएगा। सो इज R2 ए सबसेट ऑफ L भी? चेक कर लेते हैं। R2 में कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट इस बार मान लो XY ले लो, लेट XY बिलोंग्स टू R2। XY R2 का होने का ये मतलब कि X भी एक रियल नंबर है और Y भी एक रियल नंबर है। R2 स्पेस का मतलब ही यही है कि ये ऑर्डर्ड पेयर से बनती है और हर एक कंपोनेंट रियल नंबर होता है। लेट XY बी इन R2। तो इसका मतलब अब आप देखो कि क्या इस XY को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो दो वेक्टर्स हम चाहते थे, जो बेस बना रहे हैं 1 0 एंड 0 1, उसके रूप में लिख सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल है, पिछली एक्सरसाइज से भी आसान। एक्स वाई को आप ऐसा लिख सकते हो, x इंटू 1 0, और y लाने के लिए हम जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ पे y डालने की, क्योंकि अब इस जीरो से, तो इस जीरो की वजह से इस हम x जो मर्जी चुन ले, यहाँ पे y नहीं आ सकता, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जीरो है। और ये जो y है उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। y इंटू जीरो जब हम मल्टीप्लाई अगेन करेंगे, तो ये 0y ही आएगा। So this has no effect on first component and this x has no effect on second component।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक्स वाई को हमने x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 01 के रूप में लिख दिया। और ये चीज क्या है, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिख दी है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है 10 और 01 का। सो और लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो होते हैं लीनियर स्पैन के एलिमेंट। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ एल ऑफ बी। R2 में हमने एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया था, वो एलिमेंट एल ऑफ बी में मिल गया। दैट इंप्लाइज R2 इज ए सबसेट ऑफ एल ऑफ बी। तो ऊपर हमने देख लिया था एल ऑफ बी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट हुआ, तो दैट इंप्लाइज R2 is equal to L of B. So linear span of B is equal to R2. हमने ऊपर ये भी देख लिया था कि B is linearly independent. तो इसका मतलब ये हुआ कि B is a basis. Therefore, B is a basis of R2. ये R2 का बेसिस हो गया। अब इसमें खास बात क्या है? सबसे खास बात ये कि एक्स वाई को इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में ब्रेक करने में हमें बिल्कुल आसानी होती है। ठीक है, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, सिंपली एक्स जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 01 से। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड बेसिस भी कहा जाता है, इज ए बेसिस ऑफ R2 एंड नाउन एज द स्टैंडर्ड बेसिस। ये स्टैंडर्ड बेसिस है R2 R। ये स्टैंडर्ड बेसिस है। और इनफैक्ट ये जो एलिमेंट्स भी है ना 10, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है कई बार। इसको E1 लिखा जाता है किसी किसी बुक में या कहीं, इसको E2। ठीक है, खैर ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मतलब इतना ये एलिमेंटरी है और इतना ये कॉमनली यूज किया जाता है एज बेसिस ऑफ R2R कि इसको एक स्पेशल नाम भी दे दिया स्टैंडर्ड बेसिस, और इसके वेक्टर्स को भी स्पेशल नाम दे दिया E1 एंड E2। ठीक है, ये इससे चीजें सिंपल हो जाती है। तो बेसिस आप देखो, इसका लास्ट में जो क्रक्स निकला वो ये निकला कि सिर्फ दो एलिमेंट्स एक इनफाइनाइटली लार्ज स्पेस को बना सकते हैं, तो तभी ये बेसिस इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर स्पैन ऑफ B इक्वल टू V का मतलब कि B के एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से V बन जाता है। इसलिए जो ये वाली कंडीशन है ना, इसको बेसिस में रखा। अब सोचो ना, ऐसे हमने बेसिस डिफाइन तो कर दिया, लेकिन फॉर व्हाट पर्पस? इतना हमने स्पेशल कांसेप्ट बनाया, उसके बारे में हम थ्योरम्स वगैरह भी करते हैं, तो क्योंकि इसका बड़ा रेलेवेंस रहता है ना। एक तो उसके एलिमेंट्स की मदद से स्पेस बनती है, और जो पहली कंडीशन हम लगाते थे कि बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसका क्या फायदा? उसका बेसिकली ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, तो फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ऐड होते जाते हैं। जैसे अब हम बोले एक नया सेट बना लें, आप वो एक लीनियर अलजेब्रा की जैसे थ्योरम होती है कि वंस एक सेट किसी सेट को जनरेट कर रहा है, तो उसका सुपरसेट तो करेगा ही, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ही ऐड। जैसे 10 तो कर रहा है, फिर 01 भी कर रहा है। मैं इसके साथ एक और एलिमेंट डाल दूं 2 का मत, तो ये मेरे लिए जरूरी नहीं था। ठीक है, इससे इससे स्पैन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उल्टा ये इसको डिपेंडेंट बना देगा। तो ताकि हमारा सेट बेसिस का क्या फायदा है कि जो स्पैन भी कर दे, इतना भी हो कि उसकी मदद से पूरी वेक्टर स्पेस बन जाए। और इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया ये इंश्योर करता है कि सेट भी इतना बड़ा भी ना बन जाए कि उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो बाकियों से बन रहे हैं, यानी कि अननेसेसरी एलिमेंट्स ना ऐड हो। उस चीज को रूल आउट करने के लिए हम उसपे इंडिपेंडेंस का कंडीशन भी लगाते हैं, तभी ये कंसेप्ट बेसिस का बना कि जितने हमें नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वही चाहिए। जैसे आप देखोगे, मैंने पीछे भी जितने एग्जांपल्स बताए, R2 में जो भी बेसिस बनेगा ना, उसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे। अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स बनाओगे तो पक्का डिपेंडेंट बन जाता है वो, और 2 से कम बनाओगे तो स्पैन ही नहीं कर पाएगा, जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि 2 एलिमेंट्स वाला कोई भी सेट बेसिस है। जैसे कि एक आपके लिए मैं एक्सरसाइज़ को यहाँ लिख देता हूँ, आपको चेक करना है जो बेसिस नहीं है। जैसे ये एक्सरसाइज़ है, लेट B4 बोल दो, B4 इज़ इक्वल टू 1 3 कॉमा 4 12। Is B4 a basis of R2R? आपको चेक करना है कि क्या ये, अब ये है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। मैंने मैंने ये जो यहाँ पे स्टेट किया, मैंने ये नहीं बोला 2 एलिमेंट्स वाला बेस, मैंने बोला कोई भी बेसिस होगा उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, R2। कन्वर्स नहीं इसका बोला। मैंने ये बोला 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो पक्का डिपेंडेंट होगा, 2 से कम एलिमेंट्स होंगे तो स्पैन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने ये कहीं नहीं बोला कि 2 एलिमेंट्स वाला सेट बेसिस पक्का बनाएगा। जो बेसिस होगा उसके एलिमेंट्स 2 होंगे, ये श्योर। तो B4 में मैंने 2 एलिमेंट्स डाले हैं, आपको चेक करना है कि क्या ये बेसिस बनाता है R2R का, ठीक है? इसको सॉल्व करो। तो इसके बाद आपको और जो देखना है हमने, वो स्पेस R3 का देखना है, ठीक है? R3 भी ऐसी ही स्पेस है बिल्कुल R2 की तरह, उसमें फिर बेसिस कैसे होते हैं, ठीक है? उसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? तो ये चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।
थैंक यू।